नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश में आने वाली मुसीबत की, भारत चीन के बीच तकरार की, जानेंगे कि क्या गहलोत की गुगली में फंस गई बीजेपी, क्या हरियाणा में गिर जाएगी खट्टर सरकार, और आखिर में बात आधार कार्ड पर सरकार के फरमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने राजघाट में किया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन, बोले हम चला रहे गंदगी भारत छोड़ो अभियान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कि जब जब देश भावुक हुआ है फाइलें गायब हुई हैं। पहले भी कई बार पीएम मोदी को आड़े हाथों ले चुके हैं राहुल गांधी। भाजपा की बंगाल की जनता से अपील, कहा केंद्रीय योजनाओं का लाभ न मिलने पर दे मिस्ड कॉल। भाजपा महासचिव और राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक मोबाइल नंबर किया जारी। एलआईसी के आईपीओ से रिटेल निवेशक का एक और बड़ा बेस होगा तैयार। डीमैट खातों की संख्या में 20 करोड़ की हो सकती है वृद्धि। वैश्विक बाजारों में भी होगा एलआईसी की लिस्टिंग का असर। ठीक है, सुर्खियों के बाद अब बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है देश के हालात से, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हर ओर केवल परेशानियों का अंबार है। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते आम आदमी परेशान है और अभी तो जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ये हम नहीं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का मानना है। जी हां, उन्होंने खुद कहा है कि देश के हालात अभी और खराब होंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई, लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार की योजनाएं सफल होती नहीं दिख रही हैं। पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था मुसीबत में फंस गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। और इस बिगड़ती स्थिति की ओर इशारा करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कबूल किया है कि आने वाला वक्त बेहद कठिन होने वाला है। लोगों के लिए काम की तलाश तो मुश्किल ही होगी, उससे ज्यादा मुश्किल होगा उनके लिए खाने पीने का सामान जुटाना। जी हाँ, उपराष्ट्रपति ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए खाने पीने की समस्या खड़ी होने वाली है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूरों पर पड़ेगा। खासतौर पर बच्चों के लिए ऐसे समय में जीवन चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। नायडू ने भोजन, कृषि और व्यापार नीतियों की समय समय पर लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर डाला। उन्होंने अधिक पोषण युक्त भोजन के लिए कृषि से जुड़ी प्राथमिकताओं में सुधार की भी अपील की। वैसे आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के बाद मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की योजना शुरू की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंच ही नहीं पा रहा है। पिछले दिनों सरकार की एक रिपोर्ट ने ही इसका खुलासा किया था, जिसमें बताया गया था कि मजदूरों को वितरण करने के लिए जारी किया गया खाद्यान्न का 70% से ज्यादा हिस्सा बटा ही नहीं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदित्य। तो राजीव जी, एक तरफ अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है तो दूसरी तरफ महंगाई अपार है। इस बीच जनता उम्मीद कर रही है कि अब अच्छा वक्त आएगा, लेकिन आज तो हमारे उपराष्ट्रपति ने भी कह दिया कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। मगर मोदी सरकार के दावे इससे बिल्कुल उलट है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी आदित्य, ये बिल्कुल सही है कि ये साल दुनिया के लिए बहुत सी दिक्कतें लेकर आया है, लेकिन कई देशों ने इन हालात में भी आम जनता को, आम आदमी को राहत देने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन भारत में ये राहत जो है वो केवल कागजों पर ही दिखाई दे रही है, हकीकत में बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता है आदित्य जब किसी न किसी सेक्टर में मंदी या नौकरी जाने की खबरें ना आती हों। नौकरी पेशा लोगों के पास तो फिर भी सिर पर छत है और कुछ बचत भी है, जिससे वो अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन रोज कमाने खाने वालों के लिए तो ये वक्त पहाड़ जैसा कठिन है, मुश्किल भरा है और उस पर सरकार की कागजी घोषणाएं किसी भी तरह के बचाव का रास्ता नहीं बना रही हैं। सरकार जरूरतमंदों को अनाज और नकद देने की बात तो कर रही है, लेकिन उससे समस्या सुलझ नहीं रही है। और अब तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान इस बात की पुष्टि कर रहा है आदित्य कि देश में अभी और भी गरीबी बढ़ेगी और गरीबों के बुरे दिन आए हुए हैं और आने वाला वक्त जो है वो और कठिन होगा। सरकार अपनी नाकामी न मानकर हकीकत से आंख चुरा रही है आदित्य, लेकिन यह शुतुरमुर्गी रवैया देश पर बहुत भारी पड़ेगा। राजू जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर के बाद आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि मुसीबतें अब और बढ़ने वाली हैं। खैर, इस मुसीबत के इतर पड़ोसी देश से मिली परेशानियों पर नजर डालें तो भारत और चीन के बीच एलएसी पर अब भी स्थिति में कुछ बदलाव नहीं आया है। एलएसी का मुद्दा अभी भी उलझा हुआ है और इसे सुलझाने के लिए आज चीन और भारत के बीच जनरल लेवल की बातचीत हुई। तो क्या हुआ इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सर्दी का मौसम जाने के साथ ही चीन ने भारतीय जमीन पर नजरें गड़ा दी। चीनी जवानों ने कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अब चीन चाहता है कि जो जमीन उसके कब्जे में आ गई है उस पर उसका दावा स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन भारत चीन के दावे को मानने को तैयार नहीं है। इसे लेकर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। इससे कुछ स्थानों पर तो चीन अपने जवानों को पीछे हटाने को तैयार हुआ, लेकिन पैंगोंग लेक, देपसांग के मैदानी इलाके से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ है। इसे लेकर आज एक बार फिर भारत चीन के अधिकारियों के बीच वार्ता शुरू हुई। इस बार यह बैठक जनरल स्तर की थी,
जिसमें भारत की ओर से 3 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट ने अगुवाई की। लेकिन बैठक में पैंगोंग लेक की जगह देपसांग इलाके को लेकर बात हुई। भारत की ओर से साफ कहा गया कि चीन को यहां से पीछे हटना होगा। चीन को अप्रैल 2020 की स्थिति में अपने जवानों को लाना होगा। दूसरी ओर चीन की ओर से कहा गया कि भारतीय जवान अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे हटे। भारत ने चीन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। चीन को भारतीय सीमा में बनने वाली सड़क पर भी आपत्ति है, जबकि दूसरी ओर वो अपनी सीमा में जो निर्माण कर रहा है उसे वो बंद करने को भी तैयार नहीं है। बैठक में पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर जरूर दोनों पक्ष सहमत हैं। एलएसी पर जमा हुए जवानों की तादाद कम करने पर भी सहमति बनती दिख रही है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कई स्थानों पर दोनों के जवान कुछ मीटर के फासले पर डटे हुए हैं। देपसांग के छोर पर लगभग 15,000 चीनी जवान तैनात हैं। जवाब में भारत ने भी चीन के बराबर अपने जवान तैनात कर दिए हैं। अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भारत और चीन के बीच विवाद अब भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के रिश्तों के बीच सुधार कब तक आता है। वैसे दिलचस्प तो इस वक्त राजस्थान की राजनीति भी है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सत्ता का खेल चल रहा है। इसमें बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में उसका पासा उलट पड़ गया है। दरअसल बीजेपी को अपने विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है, इसीलिए वो विधायकों को गुजरात में छिपाने में लगी हुई है। कर्नाटक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाकर कमल को खिला दिया। विपक्षी पार्टी को लगा था कि रेगिस्तान में भी कमल खिलता नजर आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही कहानी शुरू हो गई। कमजोर पड़ती जा रही कांग्रेस मजबूत हो गई, जबकि बीजेपी टूट की कगार पर आ गई। बीजेपी को अपने 12 विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। दरअसल 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का अहम सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बीजेपी अपने सभी विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को गुजरात भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये विधायक खुद से घूमने के लिए गुजरात आए हैं और सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, मगर सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इन विधायकों को गुजरात भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और विधायकों को मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर आने वाले हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। अगर ये कांग्रेस के खिलाफ फैसला आता है तो पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के विधायकों में सेंधमारी कर सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी अपने विधायकों को कैद नहीं कर रही है, मगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा से पहले प्रशिक्षण के नाम पर विधायकों को जयपुर में बुलाया जा सकता है। अब बीजेपी में पूरी तरह से टूट की स्थिति आ चुकी है। ऐसे में देखना होगा क्या कांग्रेस को गिराने के चक्कर में कमल खुद बिखर जाएगा। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की सरकार गिरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब खुद का कमल बिखर रहा है। बीजेपी के लिए हालात हरियाणा में भी ठीक नहीं है। सूबे में बीजेपी ने गठबंधन की सरकार तो बना ली, लेकिन अब सत्ता की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है। जी हां, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आमने सामने आ गए हैं। एक मुद्दे को लेकर मामला इतना बढ़ा कि दुष्यंत चौटाला ने विज के फैसले को ही पलट डाला। इसके बाद से ही सरकार पर संशय के बादल छाए हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की सरकार को बने अभी 9 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। उससे पहले ही सत्ता के सिंहासन पर खतरा मंडराने लगा है। जिन दुष्यंत चौटाला के साथ से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, अब वे ही आंखें तरेर रहे हैं। जहां राज्य के गृह मंत्री अनिल विज अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री और उत्पाद मंत्री दुष्यंत चौटाला भी झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल अवैध व्यापार को लेकर गृह मंत्री विज ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला ने एसीटी यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम की सिफारिशों और तथ्यों को खारिज कर दिया। अनिल विज पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोग मेरे विभाग के अनुपालन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपना कामकाज देखना चाहिए। दूसरों के काम में दखल देने से कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं राज्य के पुलिस विभाग को घेरते हुए चौटाला ने कहा कि हमारा जनादेश बहुत स्पष्ट है। यदि ऐसा कोई अवैध व्यापार है तो हम इसे पकड़ सकते हैं। यदि आबकारी की चोरी होती है तो हम कार्रवाई कर सकते हैं और पुलिस को सौंप सकते हैं। लेकिन इस बार गृह मंत्री के निर्देश में कार्रवाई सही नहीं हुई है। अब दुष्यंत चौटाला के तेवर से साफ है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इस बात के संकेत मिले हैं कि अगर ये मनमुटाव ज्यादा दिन चलता है तो सरकार पर भी संकट आ सकता है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी चौटाला को मना पाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बीजेपी अपनों से घिर चुकी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी उसके खिलाफ लामबंद है। आशा वर्कर्स के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। वे कर्मचारियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, आशा वर्कर्स की मांग को लेकर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और यहां तक कि सरकार को अंधी बहरी तक बता दिया।
देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस घड़ी में स्वास्थ्य कर्मी दिन रात एक कर लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ही स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से हाथ पीछे खींच रही है। जी हाँ, दिन रात मेहनत से काम करने वाली आशा वर्कर्स को समय पर पगार नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में वो सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। लेकिन मोदी सरकार मौन है, इसीलिए उन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा है। वे सोई हुई सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रही हैं और इस कोशिश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनके मददगार बन रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। कांग्रेस सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा कि आशा कार्यकर्ता देश भर में घर घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती हैं। वो सच मायने में स्वास्थ्य वॉरियर्स हैं, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए सड़कों पर आने को मजबूर हैं। जब देश के करीब 6 लाख आशा वर्कर्स को समय पर तनख्वाह नहीं मिली है, सरकार की इसी लापरवाही को लेकर कांग्रेस सांसद ने घेराबंदी की है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया हो। वो पिछले काफी वक्त से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरते आए हैं। महामारी को लेकर उनके ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वीडियो सीरीज भी शुरू की है जिसमें सरकार की पोल खोली गई, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। वो आशा वर्कर्स की सैलरी नहीं दे रही है। अब देखना होगा कि कब तक सरकार जागती है। सरकार लोगों के साथ होने का दावा करती है, लेकिन जब वक्त आता है तो हाथ पीछे खींच लेती है। जहां आशा वर्कर्स को पगार नहीं मिल रही है, वहीं बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ रोजगार 2 के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। तो इस अभियान के जरिए क्या है कांग्रेस का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार के राज में बेरोजगारी चरम पर है। जनता काम के लिए तरस रही है, लेकिन सरकार लोगों की एक नहीं सुन रही है। इस मुद्दे को भुनाकर कांग्रेस मोदी सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है। यूथ कांग्रेस अब रोजगार 2 के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 9 अगस्त से शुरू होने वाला ये अभियान अगले 3 महीने तक चलाया जाएगा। इस अभियान में यूथ कांग्रेस देश के तमाम बेरोजगार युवकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। देश भर में चलाए जाने वाले इस अभियान में यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अभियान के शुरुआती चरण में देश भर के बेरोजगार युवकों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में राज्य और जिला स्तर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और बेरोजगार युवक प्रदर्शन करेंगे और अभियान के तीसरे चरण में सभी बीजेपी सांसदों का उनके लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगार युवक और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। इस अभियान से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जोड़ने के लिए यूथ कांग्रेस इसे दिलचस्प बनाने पर भी काम कर रही है। अभियान की शुरुआत में रोजगार 2 के पोस्टर लगी एक गाड़ी रवाना की जाएगी, जो घूम घूम कर बीजेपी के पुराने वादों की ऑडियो लोगों को सुनाएगी। जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग की जाएगी। यूथ कांग्रेस हर शहर में सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएगी। सोशल मीडिया अभियान पर जुड़े म्यूजिक वीडियो जारी किए जाएंगे। इस अभियान के जरिए जहां कांग्रेस युवाओं के दिल को जीतने की कोशिश करेगी, तो वहीं मोदी सरकार की घेराबंदी भी होगी। अभी देखना होगा कि ये अभियान बीजेपी को कितना परेशान करता है। और बुलेटिन के आखिर में बात आधार कार्ड पर सरकार के फरमान की। आधार का ज्यादातर इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन अब देश के अंदर कई सेवाओं की सुविधा पाने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आधार कार्ड के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार ने वेलफेयर स्कीमों के अलावा और दूसरी चीजों में आधार का इस्तेमाल शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब आधार कार्ड में छपे 12 डिजिट वाले यूनिक आइडेंटिटी नंबर को जन कल्याण योजनाओं के अलावा अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भी स्वैच्छिक तौर पर लिंक किया जा सकेगा। अब आधार का इस्तेमाल मौजूदा सरकारी सेवाओं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ कार्ड आदि में स्वैच्छिक तौर पर किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि आधार को अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ने पर जन जन तक तमाम सर्विसेज तेजी के साथ पहुंचेंगी। अभी तक वेलफेयर स्कीमों में लीकेज रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब अन्य स्कीमों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जल्द ही डिजिटल हेल्थ स्कीम में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। आपको बता दें कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सब्सिडी स्कीमों के लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया था। कोर्ट ने इसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी अनिवार्य बनाया था। इसके साथ ही इसे पैन के साथ भी लिंक करना जरूरी बना दिया गया था। फिलहाल सरकार ने बुधवार को आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स 2020 नोटिफाई किया है। नए नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग अपनी स्कीमों को आधार के साथ लिंक कर सकता है। इसका इस्तेमाल वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। यानी अब देश में सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। तो दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।